कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का 7वां दिन है और हर 7th डे हम लोग लेंगे रिवीजन सेशन। रिवीजन में हम लोग करेंगे PYQs करेंगे, MCQs करेंगे और कुछ नोट्स का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे 50 MCQs करेंगे। PYQs जो भी दे रखे हैं मेरी बुक में ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है, वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब्स द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज अ यूनियन and not as a federation, though the word are India, that is भारत, shall be a union of states। आप बता सकते हैं अगर आपको लर्न है तो ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है। इंडिया दैट इज़ भारत shall be a union of state कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 में दे रखा है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट बाय लॉ मे एल्टर द बाउंड्रीज ऑफ ए स्टेट provided that no bill for this purpose shall be introduced in either house of parliament except दे रखा है। except में क्या आएगा? on the recommendation of the president। बिल्कुल रिकमेंडेशन तो ज़रूरी होती है प्रेसिडेंट की, ये तो ज़रूरी है ही है। देखिए अब आगे के ऑप्शन देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, unless the bill has been referred by the president to the legislature of the state for expressing its views thereon। ये unless से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक बार प्रेसिडेंट का इसके अंदर नहीं बता रखा है कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन। बी और सी दोनों ऑप्शन unless से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब इसका आगे का मेन तो बता ही नहीं रखा है कि भाई प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी है। अब डी ऑप्शन देख लेते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अनलेस द बिल हैज़ बिन रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज देयर ऑन, मतलब ये यही वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है, द अथॉरिटी टू एल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स इन इंडिया रेस्ट विद, ये वैसे आर्टिकल 3 में दे रखा है एल्टर द बाउंड्रीज एरियाज, तो ये किसके अंदर होती है एल्टर द बाउंड्रीज और एरियाज? ये कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, PM, पार्लियामेंट, कौन कर सकता है? आपका आंसर क्या होगा? आप भी मेरे साथ साथ आंसर दीजिएगा। पार्लियामेंट, इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और अल्टरेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम, मतलब ये किसके अंदर दे रखा है? ये वाला इस वाले आर्टिकल 3 में नहीं दे रखा है, लेकिन इसका आंसर होगा द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन अंडर आर्टिकल 246। 246 के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है कि भाई द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट कर सकती है, अल्टर कर सकती है एरियाज बाउंड्रीज सारी। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट क्रिएट अ न्यू स्टेट? बिल्कुल ईजी है ये आर्टिकल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आर्टिकल 3। अब नेक्स्ट बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज एम्पावर्ड टू एडमिट इन टू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट? क्या राज्यसभा प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये है कि कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये पावर किसके अंदर होती है? पार्लियामेंट में होती है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट डी ऑप्शन है पार्लियामेंट। तो ये किसके अंदर होती है? एम्पावर्ड पावर किसके अंदर होती है? पार्लियामेंट में होती है। पार्लियामेंट ही एल्टर कर सकता है एरियाज बाउंड्रीज सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन द मीनिंग ऑफ अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट बाय लॉ में कैन, क्या क्या कर सकता है पार्लियामेंट? फॉर्म अ न्यू स्टेट, बिल्कुल कर सकता है। एल्टर एरियाज ऑफ स्टेट्स कर सकता है, एल्टर बाउंड्रीज और द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स कर सकता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स? अब इसके अंदर कौन सा करेक्ट है? मैंने इस पर अंडरलाइन इसलिए किया ताकि ध्यान रहे कि हम लोग को क्या वर्ड चाहिए, करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन ABCDE तक दे रखे हैं। चलिए पढ़ते हैं, आप लोग भी ध्यान से पढ़ना और आंसर मेरे साथ साथ दीजिएगा। सबसे फर्स्ट है, पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू एडमिट अ न्यू स्टेट इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट की अथॉरिटी, पार्लियामेंट के पास पावर है कि एडमिट कर सकता है न्यू स्टेट को इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है बी ऑप्शन, मतलब ये फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है बी,
बी में दे रखा है पार्लियामेंट में क्रिएट अ न्यू स्टेट एज अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 3 of the constitution but only if the legislature of the state affected pass a resolution with 2/3 majority। इसके अंदर 2/3 majority तो कोई बात ही नहीं हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर, इस नेक्स्ट में भी 2/3 मेजोरिटी की बात दे दी कि भाई 2/3 मेजोरिटी की बात हो रही, जो इसमें तो है ही नहीं 2/3 मेजोरिटी कि आपको बनाना है नहीं बनाना है, उसके अंदर तो मेजोरिटी की तो बात हो ही नहीं रही है। अब डी ऑप्शन देखते हैं। डी में दे रखा है पार्लियामेंट में क्रिएट अ न्यू स्टेट क्रिएट कर सकता है, फॉर्म अ टेरिटरी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3, बिल्कुल सही है यहाँ तक तो। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे दे सकता है। एंड इफ़ द बिल फॉर दिस पर्पस हैज़ बिन रेफर्ड टू द लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट्स अफेक्टेड फॉर देयर व्यूज़ एंड द टाइम पीरियड फॉर रिसीविंग सच व्यूज़ हैज़ एक्सपायर्ड। प्रेस्क्राइब पीरियड दिया जाता है, उस प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर ही उसको ये सब करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दे रखा है ऑप्शन, ये वाला सही है डी वाला, लेकिन नेक्स्ट भी चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है पार्लियामेंट में क्रिएट अ न्यू स्टेट फॉर्म द टेरिटरी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट अंडर आर्टिकल 4, बिल्कुल आर्टिकल 4 में तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका। करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द नेम ऑफ स्टेट्स इज चेंज, ठीक है, और अ न्यू स्टेट इज क्रिएटेड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, हालांकि हमने ये आगे के सेक्शन आर्टिकल वगैरह नहीं पढ़े हैं, तो इसका आंसर ये होगा सिंपल मेजोरिटी से होगा, एज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 107 एंड 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज के अंदर होगा ये इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करता है द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आज एक्वायर्ड। एक मिनट में इसको सेट कर दूँ, मेरे साथ साथ आप भी कीजिएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर एक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्वायर्ड कर दी स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर्ड कर दी विद द प्रोविजंस ऑफ एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। द स्टेट चैलेंज द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन, मतलब स्टेट चैलेंज कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो विच वन ऑफ द बेस्ट लीगल पोजीशन क्या होगी, चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट बात करता है द स्टेट गवर्नमेंट कैन चैलेंज द एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड दैट इन अ कंट्री लाइक इंडिया विद फेडरल स्ट्रक्चर द स्टेट्स प्रॉपर्टीज कुड नॉट बी एक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों नहीं कर सकता, वो एक्वायर्ड कर सकता है, तो इसके अंदर कुड नॉट आ गया, तो इसका मतलब ये तो हो गया गलत हो गया कि भाई ऐसा लीगल एक्शन तो नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट कैन फाइल अ पिटीशन। स्टेट गवर्नमेंट पिटीशन फाइल कर सकती है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल नहीं कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 32 जो बना हुआ है वो पर्सन के लिए बना हुआ है, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए बना हुआ है, न कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आप रीट पिटीशन कर सकते हो, नहीं है ये, तो ये भी गलत हो गया। अब थर्ड बात करते हैं। थर्ड में क्या दे रखा है द एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ वैलिड। बिल्कुल वैलिड तो है ही है, बिकॉज स्टेट्स आर नॉट सॉवरेन, स्टेट सॉवरेन नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट फेडरल, क्वासी फेडरल है, ठीक है, इन नेचर एंड कंटेंट्स एडिक्वेट प्रोविज़न फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स प्रॉपर्टीज़ बाय द सेंट्रल अंडर लॉ। किसी भी लॉ के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डेफिनेटली एक्वायर कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब डी ऑप्शन बात करता है, इसका मतलब ये तो सही है, ये लीगल पोजीशन बिल्कुल सही है। डी बात करता है द स्टेट गवर्नमेंट कैन फाइल अ सूट फॉर डिक्लेरेशन अंडर सीपीसी। सीपीसी जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं बना है कि वो है ना एक दूसरे की प्रॉपर्टी पे ऐसा कुछ कर सके, तो ये भी गलत हुआ, तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। आगे जो है वो पार्ट 2 सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11 का क्वेश्चन है। वो एक ही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर इसका बात करता है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द वेरियस कैटेगरीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन से पार्ट में आता है सिटीजन, पार्ट 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पार्ट 2,
ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट 3 के एमसीक्यूज़ की, पीवाईक्यूज़ जो आए हैं। फंडामेंटल राइट की बात करता है ये आर्टिकल 12 to 35। हमने अभी तक आर्टिकल 19 तक ही पढ़ा है, तो हम लोग आर्टिकल 19 तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विदिन द मीनिंग ऑफ स्टेट। अंडर आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में बताया हुआ है, तो इसमें कौन सा फॉल नहीं करता है। चलिए, सबसे पहले तो फर्स्ट में बारकथला विश्वविद्यालय भोपाल दे रखा है, तो डेफिनेटली ये इंडिया में है, विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी स्टेट का पार्ट है, स्टेट है एक तरह से, तो ये स्टेट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, ये भी स्टेट है। ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन, ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन का इंडिया के स्टेट से क्या लेना देना, बिल्कुल नहीं। और नेक्स्ट है भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो भोपाल तो इंडिया में ही है, ये तो स्टेट हो सकता है, लेकिन थर्ड नहीं है, सी ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन इज नॉट अ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर स्टेट, स्टेट के अंदर नहीं आता है, क्या नहीं आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट है। यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, ये भी स्टेट है। भगवान थोड़ी ना स्टेट में आते हैं, भगवान तो किसी में भी नहीं आते, तो डी ऑप्शन कि स्टेट नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेवेंट फैक्टर टू डिसाइड वेदर एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी शुड बी ट्रीटेड एज स्टेट। बिल्कुल, वैसे तो स्टेट है, लेकिन क्या पूछा आगे, अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल होगा, तभी होगा ये सब एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी इसके कंट्रोल में। मोनोपोली स्टेटस, बिल्कुल मोनोपोली स्टेटस भी चलेगा, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, गवर्नमेंट के जैसे रूल्स होंगे वैसे चलेगी कंपनी, एजेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी। थर्ड बात करता है फंक्शंस विच आर द पब्लिक इंपॉर्टेंस, बिल्कुल गवर्नमेंट वही फंक्शंस करती है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस को ध्यान रखते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉफिट अर्निंग, नहीं, प्रॉफिट अर्निंग से कोई लेना देना नहीं है इनका, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट, स्टेट है, डेफिनेशन मतलब 12 के अंदर स्टेट कौन सा है। देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट, बी बात करता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये तो स्टेट नहीं है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राजीव गांधी बोर्ड, इसका भी अपना अपना चलता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंटेरियन स्टडीज़, ये इस पर अलग रूल चलता है, तो इसमें जो स्टेट होगा वो होगा नेशनल बुक ट्रस्ट, मतलब बुक वगैरह इसके लिए स्टेट, ये स्टेट के अंदर आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अ कॉरपोरेशन इज ए स्टेट फॉर द पर्पजेज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। कॉरपोरेशन स्टेट कब होगी, फॉर द पर्पजेज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर कोई कॉरपोरेशन सबसे फर्स्ट में इज लॉफुली रजिस्टर्ड बॉडी, अगर सिर्फ लॉफुली रजिस्टर्ड होने से कॉरपोरेशन स्टेट नहीं बन जाती है, स्टेट का कंट्रोल होना भी ज़रूरी है, डीप और परवेसिव कंट्रोल होना ज़रूरी है। सेकंड बात करता है इट इज़ द एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ ये तो सही है कि एजेंसी और गवर्नमेंट की है ये इंस्ट्रूमेंटलिटी। 3 बात करता है, सी ऑप्शन बात करता है इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ों पे इसका डीप और परवेसिव जब तक कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक वो स्टेट नहीं होती है। नेक्स्ट बात करता है इट्स एम्प्लॉयज़ आर गवर्नड बाय द गवर्नमेंट रूल, अगर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जैसे कि ड्यूटी का टाइम है 10 से 5, कोई गवर्नमेंट हॉलीडेज़ हो गए इसके हिसाब से, तो ज़रूरी नहीं कि अपन इसको बोल सकते हैं कि इसका गवर्नमेंट कंट्रोल है। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा वो एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटल, बी ऑप्शन होगा। ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट नहीं है आर्टिकल 12 के अंदर। एनसीईआरटी स्टेट नहीं है। नेशनलाइज्ड बैंक स्टेट है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ ये भी हैं, मतलब इसका ऑप्शन होगा ए, एनसीईआरटी स्टेट नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट, अब इसके अंदर पूछा है कि इज ए स्टेट, पहले तो पूछा था कि नॉट स्टेट, अब इसमें पूछा है कि स्टेट क्या है अंडर आर्टिकल 12 के अंदर। तो एनसीईआरटी जो अपन पढ़ चुके हैं कि भाई स्टेट नहीं है, ये तो सबसे पहले ही हो गया कि ये स्टेट में नहीं आ रहा है। अब आता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़, नहीं ये भी स्टेट नहीं होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है
और पार्लियामेंट्री स्टडीज़ का है, तो इस पर नहीं होगा। इसका एक केस भी है टेकराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 का। इसके अंदर ये बोला गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़ इज़ नॉट अ स्टेट। 2 ऑप्शन तो हो गए, क्रॉस हो गए। अब बात करता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कैसे हो सकता है स्टेट? हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली तो स्टेट है, मतलब थर्ड ऑप्शन स्टेट इज़ अ स्टेट। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन स्टेट होगा। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का हाई कोर्ट है, उस पर दिल्ली का ही कंट्रोल होगा। ठीक है, तो 103 का जो आंसर है इज़ अ स्टेट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 7 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन प्रदीप कुमार बिश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, 2002 का केस है ये। तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि ओवर रूल्ड इट्स जजमेंट इन द केस ऑफ, किसने ओवर रूल्ड किया था? सब्जीत तिवारी का केस में ये चीज़ बोली गई थी कि ये सब्जीत तिवारी का जो केस है वो बात करता है CSIR की बात करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है विच आंसर शोज करेक्ट मैच की बात हो रही है। अभी रिसेंटली हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था टेकराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो टेकराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का इन सब में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये डिस्कस किया था हमने। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़ एज नॉन स्टेट, इसका मतलब डी का ऑप्शन है सेकंड। और सब्जीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था CSIR का। ठीक है, मतलब फोर्थ का थर्ड और थर्ड का फर्स्ट। ये देखते सबसे पहले कौन से ऑप्शन में होगा, उसके बाद हम लोग आंसर पे जाएंगे। फोर्थ का सेकंड और थर्ड का फर्स्ट इस ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब हमारा आंसर होगा थर्ड। देख लेते हैं एक बार, फिर इसका डिस्कस कर लेते हैं। सी, ठीक है। अब देखो अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुदम का केस है, वो बात करता है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज रन बाय सोसाइटी एज स्टेट। PK रामचंद्र अय्यर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो बात करता है ICAR स्टेट की बात करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता है इन विच केस फॉर द फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट हैड लेड डाउन सर्टेन प्रिंसिपल टू डिसाइड एज टू व्हेन अ कॉरपोरेशन कैन बी सेड टू बी एन इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट। अगर आपने मेरा लॉन्ग वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर आ जाएगा कि इसमें क्या है। अगर लॉन्ग वीडियो देखा है तो आप सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। RD शेट्टी का मैंने एक केस बताया था, रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, वो इसी की बात करता है कि इंस्ट्रूमेंटलिटी एक स्टेट है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर देते हैं आज के लिए कि पॉइंट आउट द इनकरेक्ट मैच। सब्जीत तिवारी का केस अभी हमने जस्ट पढ़ा था, किसकी बात करता है? CSIR की बात करता है, और यहाँ पे दे रखा है डॉक्टर एक्लिप्स, मतलब ये तो गलत है। बाकी के सही वाले भी देख लेते हैं। चलो, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसका ये किसके कॉन्सेप्ट पे है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट पे है, इसी पे चलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन G बस्सी रेड्डी कौन से केस में है? ये कौन से केस में फॉल करता है? आर्टिकल 12 के स्टेट वाले केस में फॉल करता है। बाशेश्वर नाथ किसकी बात करता है? फंडामेंटल राइट की। ठीक है, तो ये सारे सही है, वो वाला गलत था। अब आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे।